हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेटा ऑनलाइन क्लासेस। हम पिछली क्लास में देख रहे थे कि जो पोस्टुलेट्स ऑफ डार्विनिज्म है उसकी बात कर रहे थे अपन कि डार्विनिज्म के कौन कौन से पोस्टुलेट्स हैं। तो पोस्टुलेट्स में जब से हमने पहला देखा था ज्योमेट्रिक इंक्रीज। पोस्टुलेट्स में जब हमने देखा पहला क्या कि एक तो होना चाहिए ज्योमेट्रिक इंक्रीज। फर्स्ट जो है वो अपना था ज्योमेट्रिक इंक्रीज, ठीक है। उसके बाद अपना दूसरा था कि लिमिटेड फूड एंड स्पेस था। फूड एंड स्पेस कौन कौन से कैरेक्टर्स से जो डिफाइन करते हैं, जो बताते हैं किसके बारे में कि डार्विनिज्म कैसे काम कर रहा है। डार्विनिज्म ने कौन कौन से फैक्टर्स को स्टडी किया था और फिर बताया था कि ये जो अपना ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है ये काम कर रहा है। तो उसमें सबसे पहले वाले तो कौन से हो गए, ज्योमेट्रिक इंक्रीज हो गया, दूसरा हो गया लिमिटेड फूड एंड स्पेस हो गया, तीसरा हो गया अपना स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, फोर्थ हो गया अपना वेरिएशंस, फोर्थ हो गया अपना वेरिएशंस, फिफ्थ हो गया अपना नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हो गया। उसके बाद अपना था अगला इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल कैरेक्टर्स, इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल कैरेक्टर्स, यूजफुल कैरेक्टर्स, ठीक है, या यूजफुल वेरिएशंस भी बोल सकते हैं अपन इसको। और उसके बाद अपना अगला था स्पेशिएशन, स्पेशिएशन। ऐसे जो 7 फैक्टर्स थे, 7 पोस्टुलेट्स थे, वो थे अपने डार्विन के पोस्टुलेट्स में 7 पोस्टुलेट्स, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं, इनमें से हमने एक एक को देख लिया था कि एक एक कैसे जो है 7 के 7 पोस्टुलेट्स जो है वो स्पीसीज के ओरिजिन में कैसे रोल प्ले कर रहे हैं। सबसे पहले वाला अपना ज्योमेट्रिक इंक्रीज था। ज्योमेट्रिक इंक्रीज मतलब एक ऑर्गेनिज्म जो है वो लगातार अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाया जा रहा है, जिससे कि उसका जो एरिया है जिसको वो कवर कर रहा है उसका एरिया लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ज्योमेट्रिक इंक्रीज हो गई, ठीक है। उसके बाद लिमिटेड फूड एंड स्पेस। फूड एंड स्पेस क्या है, लिमिटेड है तो ऑर्गेनिज्म अपनी पॉपुलेशन को जैसे जैसे बढ़ाता जाएगा उसके लिए क्या है, फूड एंड स्पेस लिमिटेड है तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपने अंदर वेरिएशंस को लाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। पहले तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जो फिट होगा वो तो क्या कर लेगा, स्ट्रगल कर लेगा, जो फिट नहीं होगा वो क्या करेगा, वेरिएशंस का रास्ता अपनाएगा, वेरिएशंस को लाएगा। अब वेरिएशंस तो बहुत सारी होती है तो उनमें से कुछ को सेलेक्ट करना होगा, तो नेचर क्या करेगी, उसको सेलेक्ट करेगी। फिर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा, जो सबसे फिट होगा उसका सर्वाइवल होगा, जो नहीं होगा उसका डिजनरेशन या खत्म काम, ठीक है। उसके बाद अगला इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल वेरिएशंस या यूजफुल कैरेक्टर्स। जो भी यूजफुल कैरेक्टर्स होंगे उनकी क्या होनी चाहिए, इनहेरिटेंस होनी चाहिए, उसको अगली पीढ़ी में जाना चाहिए, और जो नहीं है यूजफुल उनको रुक जाना चाहिए, ठीक है। तो वो हो गया। उसके बाद होता है स्पेशिएशन, यानी एक स्पीसीज का ओरिजिन होना, ठीक है। ये सारे के सारे पोस्टुलेट्स अपन ने देख लिए थे पिछली क्लास में। इसके बाद अपन बात करते हैं कि जो डार्विन है उनने अपनी थ्योरी में दो की फैक्टर्स को, दो की कॉन्सेप्ट को काम में लिया था इवोल्यूशन को समझाने के लिए। सबसे पहले वाला तो क्या, ब्रांचिंग डिसेंट, ठीक है। ब्रांचिंग डिसेंट, ब्रांचिंग डिसेंट कैसे, जैसे कि इन्होंने बताया कि एक कॉमन एंसेस्टर था, ठीक है। उस कॉमन एंसेस्टर से मतलब इनकी थ्योरी से ये जो निकल के आ रहा है उसका बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। उसके अनुसार
कि एक कॉमन एंसेस्टर था, ठीक है, उस कॉमन एंसेस्टर से लगातार स्पीसीज़ आगे चलती गई और नई नई स्पीसीज़ का ओरिजिन होता चला गया, ठीक है। उस नई नई स्पीसीज़ के ओरिजिन के साथ साथ जैसे इनमें भी क्या होता चला गया, नई नई स्पीसीज़ का ओरिजिन होता चला गया, ठीक है। तो ये क्या बताता है, ब्रांचिंग डिसेंट, कि सारे के सारों का जो है एक कॉमन एंसेस्टर हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद दूसरी बात ये करता है नेचुरल सिलेक्शन की, कि अगर नेचर सेलेक्ट ही नहीं करेगी तो वो ऑर्गेनिज्म क्या नहीं कर पाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात करती है, ठीक है। ये दोनों बात ये करती है कौन, डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। उसके बाद अपन बात करते हैं क्या, कि एविडेंस जो डार्विनिज्म को फेवर करते हैं, उन एविडेंस की अगर अपन बात करें जो डार्विनिज्म को फेवर कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहला जो अपना एविडेंस है, सबसे पहला वो है अपना कि दोनों के दोनों, जस्ट नेचुरल सिलेक्शन की अपन बात करें, नेचुरल सिलेक्शन की अपन बात करें या आर्टिफिशियल सिलेक्शन की बात करें, हम भी किसको सिलेक्ट करते हैं, जो एकदम परफेक्ट चीज़ होगी ना उसी को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। जो सबसे बढ़िया चीज़ होगी उसको अपन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लो हम गए एक फ्लावर के बगीचे में, ठीक है, उसमें हम कौन सा वाला सबसे पहले चूज़ करेंगे, जो सबसे बेस्ट होगा, सबसे अच्छा होगा, सबसे ताज़ा होगा, ठीक है, उसी वाले को अपन चूज़ करेंगे, ठीक है। तो वो जैसे हमने सबसे बेस्ट को चूज़ किया, वैसे नेचर भी क्या करते हैं, सबसे बेस्ट को सिलेक्ट करती है। तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन और नेचुरल सिलेक्शन जो है वो पैरेलल, एकदम पैरेलल चलते हुए देख सकते हैं हम, पैरेललिज्म पाया जाता है इनके बीच में, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एक मिमिक और एक जो है एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। जैसे मिमिक्री की बात कर लेते हैं अपन, ठीक है। अपन ने एक जो तितली थी उसकी बात की थी अपन ने, बटरफ्लाई की, कि एक बटरफ्लाई होती है जिसका नाम था क्या बोलते हैं, एक बटरफ्लाई थी, ठीक है। एक दो टाइप की बटरफ्लाई है, एक नॉर्मल वाली जी जो मतलब एक प्रीडेटर द्वारा कंज्यूम की जाती है, ठीक है, और दूसरी वाली एक और है जो प्रीडेटर द्वारा कंज्यूम नहीं की जाती, क्योंकि वो थोड़ी सी जहरीली है, या ये मान लो कि उसका जो टेस्ट है वो थोड़ा ख़राब है, ठीक है। इसका कलर अलग है और इसका कलर अलग है, ठीक है। इसने क्या किया कि अपने आप को बचाने के लिए इस दूसरी वाली तितली जैसा अपीयरेंस ले लिया, इसका जो कलर था वैसा कलर ये भी शो करने लग गई, जिससे क्या होगा कि अब जब प्रीडेटर आएगा और इसे देखेगा तो वो क्या सोचेगा कि ये तो ये वाली नहीं ये वाली है, इससे इसका जो टेस्ट है वो ख़राब है, या इसमें क्या है पॉइजन है, इसको खाते ही अपनी डेथ हो जाएगी, या अपने माउथ का जो टेस्ट है वो बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो वो इसको कंज्यूम नहीं करेगा। इस टाइप के फिनोमिनन को अपन बोलते हैं मिमिक्री, ठीक है, मिमिक्री। तो मिमिक्री जो है इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्टिव कलरेशन को यूज में ले रहे हैं। क्यों, इसने क्या किया, इसके जैसा कलर ले लिया जिससे कि इसका प्रीडेटर जो है वो इसे कंज्यूम ना करे। तो प्रोटेक्टिव कलरेशन का पाया जाना, मिमिक्री में क्या पाया जाना, प्रोटेक्टिव कलरेशन का पाया जाना। एक तो हो गया ये किसका एग्जाम्पल हो गया, किसका एविडेंस हो गया, डार्विनिज्म को फेवर करने वाला एक एग्जाम्पल हो गया। ये कब अचीव की जा सकती है मिमिक्री, मिमिक्री अचीव की जा सकती है जब ग्रेजुअल चेंजेस हो, किसके अंदर, मिमिक में एंड मॉडल में, दोनों के अंदर क्या होने चाहिए, ग्रेजुअल चेंजेस होने चाहिए। साइमल्टेनियस दोनों के अंदर क्या होने चाहिए, ग्रेजुअल चेंजेस होने चाहिए, जिससे कि दोनों के दोनों क्या दिखाने लगे, एक जैसी अपीयरेंस दिखाने लगे। ऐसा इवोल्यूशन होना चाहिए उन दोनों के अंदर, तब जाके क्या कर पाएंगे वो दोनों, एक दूसरे की मिमिक्री कर पाएंगे, एक दूसरे के मिमिक और मॉडल बन पाएंगे, ठीक है। तो ये किसको दिखाता है, डार्विनिज्म को शो कर रहा होता है कि नेचर ने क्या किया कि इन दोनों को एक दूसरे जैसी अपीयरेंस दे दी, जिससे कि जो एक ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे के जैसे अपीयरेंस लेने के कारण अपने आप को प्रोटेक्ट कर पा रहा है, ठीक है। तो ये वाली बात किसको फेवर करती है, डार्विनिज्म को। उसके बाद अपन बात करते हैं कोरिलेशन बिटवीन पोजीशन ऑफ नेक्टराइन्स in the flowers
एंड लेंथ ऑफ द प्रोबोसिस ऑफ पोलिनेटिंग इंसेक्ट। जैसे एक फ्लावर ले लेते हैं अपन, दो फ्लावर ले लेते हैं। एक है छोटा सा फ्लावर, ये हो गया अपना छोटा सा फ्लावर। इसके अंदर जो है नेक्टर भी ऊपर ही मिल जाएगा। नेक्टर भी कहाँ मिल जाएगा? ऊपर ही मिल जाएगा। ये नेक्टर है मान लो अपना, यहाँ पर ही मिल गया। तो ये इसके लिए इंसेक्ट का जो प्रोबोसिस है वो बड़ा होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको नेक्टर कहाँ मिल गया? फ्लावर की सरफेस पर ही मिल गया। ठीक है, अगर ये फ्लावर थोड़ा बड़ा होता, अगर ये फ्लावर क्या होता? थोड़ा बड़ा होता। ठीक है, ये बड़ा फ्लावर है और इसके अंदर जो है अपना नेक्टर कहाँ पाया जा रहा है? यहाँ पाया जा रहा है। इसके अंदर जो है नेक्टर यहाँ पाया जा रहा है। ठीक है, तो अब इसके लिए इंसेक्ट यहाँ बैठेगा तो उसको क्या होना चाहिए? प्रोबोसिस उसका बड़ा होना चाहिए, तभी तो वो क्या कर पाएगा? नेक्टर को कलेक्ट कर पाएगा। पोलिनेटिंग इंसेक्ट जब आएगा तो नेक्टर को कलेक्ट कब कर पाएगा? जब इसका प्रोबोसिस बड़ा होगा, क्योंकि फ्लावर का जो शेप है वो क्या है? बड़ा है। तो जैसे जैसे फ्लावर के अंदर नेक्टराइन एलिमेंट्स है उनकी पोजीशन डीप जाती जा रही है, उसके साथ साथ में क्या होता जा रहा है? प्रोबोसिस जो है पोलिनेटिंग इंसेक्ट का, उसकी लेंथ भी क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। छोटी होगी तो वो नेक्टर कलेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, या ऐसे समझ लो कि अगर प्रोबोसिस कुछ ज़्यादा ही बड़ा होता, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही बड़ा होता तो इंसेक्ट यहीं पर बैठ करके नेक्टर कलेक्ट कर लेता। तो इसके जो प्रोबोसिस है उसकी साइज कितनी होनी चाहिए? इतनी होनी चाहिए कि इसके जो पोलन ग्रेन्यूल्स है, पोलन ग्रेन्यूल्स है, वो भी ये इंसेक्ट क्या करे? इसके स्टिग्मा के ऊपर गिराते हुए चले जाए। अगर वो इसके ऊपर स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन्यूल्स नहीं गिरा के जाता है, ओनली नेक्टर कलेक्ट करके चला गया, तो फ्लावर को नुकसान हो गया। तो दोनों चीज़ों होनी चाहिए, एक तो फ्लावर को भी फायदा होना चाहिए किस चीज़ का? कि उसका पोलिनेशन होना चाहिए। इसके लिए इंसेक्ट का जो प्रोबोसिस है वो उतनी ही साइज का होना चाहिए जितना कि पोलिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, और दूसरा इसके अंदर नेक्टर की पोजीशन वहाँ होनी चाहिए जहाँ से इंसेक्ट के थ्रू ये क्या करवा सके? पोलिनाइजेशन करवा सके, पोलिनेटिंग करवा सके। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है ये कहाँ से निकल के आई? डार्विनिज्म से। ये दोनों के दोनों क्या दिखा रहे हैं? आपस में एक दूसरे का नेचुरल सिलेक्शन दिखा रहे होते हैं, जिससे क्या होगा कि फ्लावर का पोलिनेशन भी हो जाए, फ्लावर का पोलिनेशन भी हो जाए और इंसेक्ट को क्या बोलते हैं? नेक्टर भी मिल जाए। ठीक है, एक तो ये हो गया। इसके बाद अपन अगर बात करें कि डार्विनिज्म के अगेंस्ट क्या एविडेंस है, कि डार्विनिज्म ने क्या नहीं समझाया, तो डार्विनिज्म जो है कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करने में एबल नहीं है, कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। कुछ चीज़ों को, कौन कौन सी चीज़ों को? तो जैसे स्मॉल वेरिएशंस जो होते हैं उन ऑर्गन्स में जो क्या कर सकते हैं? ओनली फुल्ली फॉर्म्ड होने पर ही यूज़ में आ सकते हैं। उन ऑर्गन्स में जो स्मॉल वेरिएशंस होते हैं उनके अंदर इनहेरिटेंस कैसे हो रही है, इस चीज़ को ये नहीं समझा पाया। इनहेरिटेंस ऑफ स्मॉल वेरिएशंस उन ऑर्गन्स में जो कि फुल्ली फॉर्म होने पर ही फंक्शनल होते हैं, जैसे कि विंग्स ऑफ बर्ड्स, जो बर्ड्स के विंग्स हैं, ठीक है, उनका अगर अपन बात करें, बर्ड्स के विंग्स की अगर अपन बात करें तो वो तो फुल्ली फॉर्म्ड अगर नहीं होंगे, पूरे के पूरे अगर नहीं बनेंगे तो वो क्या नहीं कर पाएंगे? पूरे फंक्शनल नहीं हो पाएंगे। उनकी जो वेरिएशंस हैं वो शो ही नहीं हो पाएंगे जब तक पूरे के पूरे नहीं बनेंगे। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गन्स के जो इनहेरिटेंस है उसको नहीं शो कर पाया। ऐसे ऑर्गन्स जो होते हैं वो अगर अंडर डेवलप्ड स्टेज में है तो वो क्या नहीं है? यूजफुल नहीं है, कोई यूज उनका नहीं होता। ठीक है, उसके अलावा जो वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते हैं, उनकी इनहेरिटेंस को भी ये शो नहीं कर पाया। वेस्टिजियल ऑर्गन्स की
इनहेरिटेंस को भी ये शो नहीं कर पाया, ठीक है। उसके अलावा वेस्टिजियल ऑर्गन्स की इनहेरिटेंस को शो नहीं किया। उसके अलावा और क्या, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स जैसे कि एंटेलर इन डियर, डियर के अंदर एक एंटेलर पाया जाता है जो एलिफेंट के टस्क जैसा दिखाई देता है, सॉरी एलिफेंट के टस्क जैसा नहीं, डियर के अंदर एक एंटेलर पाया जाता है, ठीक है। वो एंटेलर एंड एलिफेंट में जो दांत होते हैं बाहर के दिखाने वाले, डियर के अंदर पाए जाने वाले एंटेलर और बाहर के दिखाने वाले दांत जो होते हैं एलिफेंट्स के, वो दोनों के दोनों चीजें जो है, एंटेलर यानी सींग, सींग जो पाया जा रहा है, डियर के सींग जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज में क्या है, अलग अलग टाइप के हैं। जैसे 12 सींगा के अंदर कितने पाए जाते हैं, 12 सींग पाए जाते हैं, ठीक है। तो वो सारे हो गए। ऐसे अलग अलग टाइप के सींग का पाया जाना, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स हो गए इनके, सींग जो है वो क्या है, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन। एंड जैसे टस्क इन एलिफेंट, एलिफेंट के अंदर जो टस्क पाए जा रहे हैं, बाहर के जो दिखाने वाले दांत होते हैं, वो भी अलग अलग के अंदर अलग अलग होते हैं। कुछ में बहुत बड़े होते हैं और कुछ में बहुत छोटे छोटे से होते हैं, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग टाइप के जो क्या पाए जा रहे हैं, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स पाए जा रहे हैं। उनकी इनहेरिटेंस को भी ये शो नहीं कर पाया कि इनकी इनहेरिटेंस कैसे हुई। जो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स है, जैसे एलिफेंट के अंदर टस्क जो पाए जा रहे हैं, वो क्यों इनहेरिट हुए जा रहे हैं, इनकी इनहेरिटेंस को शो करने के लिए कुछ तो होना ही चाहिए, तो वो ये शो नहीं कर पाया, ठीक। उसके बाद अपन अगर बात करें, इसके बाद अगर अपन बात करें तो जो फ्लावर्स है, न्यूटर फ्लावर्स एंड स्टेरिलिटी ऑफ हाइब्रिड्स, हाइब्रिड्स जो होते हैं दो स्पीसीज के मैटिंग में या दो स्पीसीज के क्रॉस से जो बन रहे हैं, ठीक है, वो स्टेराइल क्यों होते हैं। एक तो ये कि ये स्टेराइल क्यों होते हैं, और दूसरा एक न्यूटर फ्लावर, इन दोनों की जो प्रेजेंस है उसको भी ये शो नहीं कर पाया, इसको भी समझा नहीं पाया, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद और क्या, तो एक बात हो गई अपने सोमेटिक एंड जर्म वेरिएशंस, जर्मिनल वेरिएशंस। जो सोमेटिक वेरिएशंस होती है और जो जर्मिनल वेरिएशंस होती है, उनको ये एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया कि सोमेटिक वेरिएशंस तो क्या होगी और जर्मिनल वेरिएशंस क्या होगी। इन दोनों को डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाया, ठीक है। उसके बाद ये और क्या कर पाया, तो ये वेरिएशंस जो होती हैं, इनके जो कोजेज हैं कि किसके कारण वेरिएशंस कोज हुई है, और इनका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन है कि पहले तो कोज कैसे हुई, वेरिएशंस के कोज का कारण क्या है, किस कारण से कोज हुई, तो वो चीज़ ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और दूसरा कि ट्रांसमिशन हुआ कैसे, पहले तो वेरिएशन आ तो गई, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आ गई वेरिएशन, पर वो आगे ट्रांसमिट कैसे हो रही है, क्योंकि वो तो एक्वायर्ड कैरेक्टर है ना, उसको आगे भी तो ट्रांसमिट करवाना है, आगे ट्रांसमिट हुई कैसे, तो वो चीज़ ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है। एक ये बात हो गई। इसके बाद अगर अपन बात करें, ये जो मेंडल के लॉ थे इनहेरिटेंस के, मेंडल्स लॉज जो आए, उन्होंने क्या कर दिया, इसको रिफ्यूज कर दिया, ठीक है, रिफ्यूटेड है ये, इसको क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया कि ये जो है इनहेरिटेंस को शो नहीं कर पा रहा, इसलिए मेंडल्स के लॉ ने क्या कर दिया, इसको रिफ्यूट कर दिया, रिफ्यूटेड कर दिया, ठीक है। क्योंकि ये क्या कहता है, स्टेट दैट इनहेरिटेंस इज पार्टिकुलेट, इनहेरिटेंस कैसी है, एक पार्टिकुलेट होती है, एक पार्टिकल के कारण जो है इनहेरिटेंस आगे बढ़ रही होती है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें आगे, ये जो थ्योरी है क्या एक्सप्लेन कर पाई और क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ये इस थ्योरी ने ओनली क्या एक्सप्लेन किया, ओनली द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को एक्सप्लेन किया,
कि एक फिट जो सबसे ज़्यादा फिट ऑर्गेनिज्म होगा वो ही क्या करेगा, सरवाइव करेगा। तो इस चीज़ को तो एक्सप्लेन किया, बट ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, डज नॉट एक्सप्लेन द अराइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि फिटेस्ट जो ऑर्गेनिज्म है वो आया कैसे, ये चीज़ वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अगर ये चीज़ ये भी एक्सप्लेन कर देता कि अराइवल कैसे हुआ, उसका आना कैसे हुआ, ठीक है, तो फिटेस्ट का अराइवल हुआ कैसे, तो ये डार्विनिज्म क्या हो जाता, एक परफेक्ट थ्योरी हो जाती। ठीक है, चलो कोई नहीं। डार्विन जो है उसने खुद ने भी क्या किया, अपने आप इसने कन्फेस किया कि हाँ सही में ये वाली जो थ्योरी है मेरी, उसके अंदर कमियां है। ये क्या बताती है, नेचुरल सिलेक्शन हैज़ बीन मेन बट नॉट द एक्सक्लूसिव मीन्स ऑफ मॉडिफिकेशन। ये इसने माना कि नेचुरल सिलेक्शन क्या है, मेन तो है, नेचुरल सिलेक्शन मेन है एक स्पीसीज के ओरिजिन में, बट ये क्या नहीं करता, ये एक्सक्लूसिव मीन नहीं है किसका, मॉडिफिकेशन का, कि इसका कोई मॉडिफिकेशन में इसका कोई मतलब नहीं निकलता। ये क्या बताता है, ओनली नेचुरल सिलेक्शन, कि एक स्पीसीज कैसे जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है वो कैसे आ रहा, मतलब सॉरी फिटेस्ट को सर्वाइव कैसे कर रहा है, फिटेस्ट जो सर्वाइव कर रहा है वो क्यों कर रहा है, क्योंकि नेचर ने क्या किया, उसको सेलेक्ट किया है, इसलिए वो फिटेस्ट ही सर्वाइव कर पा रहा है, बाकी के ऑर्गेनिज्म क्या नहीं कर पा रहे, सर्वाइव नहीं कर पा रहे। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं अगली नेचुरल सिलेक्शन की जो प्रिंसिपल है उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसे बनाया किसने, इसे बताया किसने, तो इसे बताया था अर्नस्ट मेयर ने बताया था। अर्नस्ट मेयर ने कब, 1982 में, 1982 में अर्नेस्ट मेयर ने एक थ्योरी दी थी जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, नेचुरल सिलेक्शन। इसके कुछ प्रिंसिपल्स बताए। इसने क्या बताया, इसने 5 इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस लिए। ठीक है, 5 इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस लिए और क्या किया, 3 इंटरफेरेंसेस लिए। ठीक है, जो क्या करते हैं, इस प्रिंसिपल के अनुसार हम क्या कर सकते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन जो है वो कैसे काम कर रहा है, नेचुरल सिलेक्शन इज द डिफरेंशियल सक्सेस। नेचुरल सिलेक्शन क्या है, एक डिफरेंशियल सक्सेस है इन रिप्रोडक्शन में। ठीक है, जो क्या करती है, एनेबल करती है एक ऑर्गेनिज्म को कि एक जो एनवायरनमेंट है, आने वाला जो एनवायरनमेंट है उसके लिए क्या हो जाए, ये अडेप्ट हो जाए, और अडेप्ट होकर के डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल यूजफुल वेरिएशंस, अडेप्ट होकर के क्या करे, स्मॉल यूजफुल वेरिएशंस को अपने अंदर डेवलप करे ताकि उस एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट हो सके। जैसे एक ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए, जैसे अगर हम व्हेल मछली की बात करें तो व्हेल मछली जो है वो डेवलप हुई कैसे, इसके लिए कुछ थ्योरीज दी गई है। जैसे एक डियर था, ठीक है, एक हिरण से वो डेवलप हुई है एक थ्योरी के अकॉर्डिंग। डियर जो है, हिरण जो है वो जमीन पर रहता है, टेरेस्ट्रियल एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, एक मैमल है। ठीक है, तो मैमल जब ऊपर इनका कंपटीशन बढ़ने लगा तो ये क्या करने लगे, धीरे धीरे वाटर की तरफ मूव करने लगे। वहाँ पर जाने के लिए इन्होंने अपने बॉडी के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस किए। पानी मतलब सरफेस पर रहने के लिए तो इनको क्या करना पड़ रहा था, अपने बॉडी वेट को कम करना पड़ रहा था। यहाँ पर काफ़ी भागा दौड़ी है, और जैसे ये पानी के अंदर एंटर किए वहाँ पर ना इनके प्रीडेटर नहीं मिले, तो इन्होंने क्या किया, अपने बॉडी के शेप को बढ़ाना शुरू किया। बॉडी के शेप को बढ़ाते बढ़ाते इतनी बड़ी हो गई कि आज वाला जो फॉर्म हम देखते हैं वो फॉर्म इसका वैसे ही डेवलप हुआ है। तो ऐसे धीरे धीरे इसने क्या किया, यूजफुल वेरिएशंस को अपने अंदर डेवलप किया। एनवायरनमेंट में जब चेंजेस हुए, उन चेंजेस के अकॉर्डिंग अडेप्ट हो करके, अपने बॉडी को अडेप्ट करके इसने क्या किया, अपनी साइज को इतना इंक्रीज कर लिया कि आज जो हम फॉर्म देखते हैं वैसी फॉर्म इसने बना ली। और बाकी ये क्या बोलता है, जो नेचुरल सिलेक्शन की जो थ्योरी है वो क्या कहती है कि ये जो यूजफुल वेरिएशंस होते हैं,
ये एक साथ नहीं आते कि ऑर्गेनिज्म ने एक साथ ही सारे के सारे वेरिएशन एक झटके में पैदा कर लिए, नहीं, एक झटके में पैदा नहीं होते। तो ये क्या होते हैं, ये वेरिएशंस जो है वो एक्यूमुलेट होते जाते हैं, जनरेशन ओवर जनरेशन, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन में क्या होते जाते हैं, इकट्ठे होते जाते हैं, एक्यूमुलेट होते जाते हैं। और एक्यूमुलेट होने से क्या होता है, स्पेशिएशन होता है, और स्पेशिएशन से क्या होगा, नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट करता है। नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट करता है कैसे, इंटरेक्शन बिटवीन एनवायरमेंट एंड इनहेरेंट वेरिएबिलिटी, इनहेरेंट वेरिएबिलिटी के बीच में और एनवायरनमेंट के बीच में जब इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन से पता चलता है कि कौन सा वाला ऑर्गेनिज्म तो सर्वाइव करेगा और कौन सा वाला ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं करेगा। ठीक है, तो जो सर्वाइव करेगा वो आगे बढ़ जाएगा, उसके जो वेरिएबल्स है वो तो क्या करेंगे, इनहेरिट होंगे अगली पीढ़ी में, और जो वेरिएबल इनहेरेंट नहीं होने हैं, जो सक्सेसफुल वेरिएबल्स नहीं हैं, वो क्या हो जाएंगे, डिग्रेड हो जाएंगे या डीजनरेट हो जाएंगे। ठीक है, चलो अगले पे चलते हैं, म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। अभी तक तो अपन जो बात कर रहे थे वो सारी क्या थी, नेचुरल सिलेक्शन, कि ये जो वेरिएबल्स आए, ठीक है, ये वेरिएबल्स जो आए वो वेरिएबल्स कैसे सरवाइव करेंगे, उनको सरवाइव कराने में कौन से वाले फैक्टर्स काम में आ रहे हैं। तो उनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर काम में आ रहा था वो कौन सा था, नेचुरल सिलेक्शन। अब इसके बाद में हम बात करेंगे कि ये वेरिएशंस आ कैसे रही है। अभी तक तो हमने बात किया कि वेरिएशंस जो है वो सारी की सारी डेवलप होती है, और डेवलप होने के बाद नेचुरल सिलेक्शन एक्ट करता है, और एक्ट करके उस ऑर्गेनिज्म को अडोप्ट करवाता है, और अडोप्ट करवा करके और फिर बाद में उस जो यूजफुल वेरिएशंस है उनको आगे बढ़ाने में हेल्प कर रहा होता है। बट हमें पहले यह तो पता चले कि ये वेरिएशंस आई कैसे है। तो वेरिएशंस को आने के जो पर्पस है, आने का जो ये मेथड है, उसको समझाने के लिए कौन आया, म्यूटेशन। म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने दी थी, तो एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, जो जिनका नाम क्या था, डच साइंटिस्ट है जिनका नाम है ह्यूगो डे व्रीज, ह्यूगो डे व्रीज। ठीक है, ह्यूगो डे व्रीज, इनका जो टाइम पीरियड है वो है 1848 टू 1935 एडी। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि एक इवनिंग प्राइमरोज, एक प्लांट है इवनिंग प्राइमरोज, उस इवनिंग प्राइमरोज के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हुए स्पीसीज एंड वेराइटीज, एक्सपेरिमेंट करते हुए इन्होंने कुछ रिजल्ट्स लिए, और रिजल्ट्स को ना अपनी एक बुक में पब्लिश किया। उस बुक का नाम था स्पीसीज एंड वेराइटीज एंड देयर ओरिजिन बाय म्यूटेशन, देयर ओरिजिन बाय म्यूटेशन, स्पीसीज एंड वेराइटीज एंड देयर ओरिजिन बाय म्यूटेशन। ये इन्होंने बुक लिखी, और इस बुक के अंदर इन्होंने कुछ अपने एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड ऑब्जर्वेशंस लिखी। पहले तो एक्सपेरिमेंट क्या किया, तो एक्सपेरिमेंट की अगर अपन बात करें तो इन्होंने ना इवनिंग प्राइमरोज को कल्चर किया, कहाँ पर, जो एक बोटेनिकल गार्डन में, कहाँ पर, एम्स्टर्डम में। डच जो है एम्स्टर्डम में इन्होंने क्या किया, बोटेनिकल गार्डन में इवनिंग प्राइमरोज को कल्चर किया। ठीक है, जो प्लांट थे उनके अंदर इन्होंने क्या कराया, सेल्फ पोलिनेशन करवाया। जब हम सेल्फ पोलिनेशन करवाते हैं तो क्या होगा, जैसे मेंडल वाले क्रॉस की अपन अगर बात करें तो मेंडल ने जब होमोजाइगोट्स लिए थे, तो होमोजाइगोट्स में अगर हम सेल्फ पोलिनेशन करवाते हैं तो होमोजाइगोट्स क्या बनाएंगे, वैसे ही सेम टू सेम आगे के आगे बढ़ते जाएंगे। पर अगर हम हेट्रोजाइगोट्स में अगर पोलिनेशन करवाते हैं ना, तो हेट्रोजाइगोट्स में पोलिनेशन करवाने पर होमोजाइगोसिटी बढ़ती जाती है, हेट्रोजाइगोट्स का नंबर तो होता जाता है कम। सेल्फ पोलिनेशन के रिलेटेड के रिजल्टिंग क्या होता जाता है, होमोजाइगोसिटी आगे बढ़ती चली जाती है और हेट्रोजाइगोसिटी कम होती चली जाती है। तो इसने सेल्फ पोलिनेशन करवाया, और उसके बाद में नेक्स्ट जनरेशन को ऑब्टेन किया, और उसके बाद ने क्या किया, नेक्स्ट जनरेशन को फिर से क्या करवा दिया, इसने सेल्फ पोलिनेशन करवा दिया, और उसके बाद सेकंड जनरेशन को ऑब्टेन किया।
रिपीटेड नंबर ऑफ जनरेशंस ये लगातार ऐसे ही करता रहा, इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करता रहा। एक प्रोजेनी मिल गई, ठीक है, एक जनरेशन मिल गई, उस जनरेशन में फिर से सेल्फ पॉलिनेशन करवा दिया, उसके बाद फिर से सेल्फ पॉलिनेशन करवा दिया, फिर उसके बाद फिर से सेल्फ पॉलिनेशन करवा दिया। उसी स्पीसीज के तो स्टेमन है और इसी स्पीसीज का क्या है, पोलन है। चलो उसके बाद ऑब्जर्वेशंस क्या क्या आई। ऑब्जर्वेशंस ये आई कि जो मेजॉरिटी ऑफ फर्स्ट जनरेशन के प्लांट थे, फर्स्ट जनरेशन जब हमने प्राप्त की, जब हमें मिली, तो उसमें क्या थे, पेरेंटल टाइप्स ज्यादा थे। पेरेंटल टाइप्स ज्यादा थे, उनके अंदर जो वेरिएशंस थी वो थोड़ी सी थी, माइनर वेरिएशंस पाई जा रही थी। बट इतने से 837 आउट ऑफ कितने 54,343 मेंबर्स में से कुछ मेंबर्स जो कि ये वाले थे, इतने से ऑर्गेनिज्म, इतने सारों में से क्या हुए, इनके अंदर वेरी डिफरेंट टाइप के करेक्टर्स मिले, वेरी डिफरेंट टाइप के करेक्टर्स मिले। जब इन्होंने फर्स्ट जनरेशन को ऑब्जर्व किया तो फर्स्ट जनरेशन में कितने इंडिविजुअल्स थे, 54,343 इंडिविजुअल्स थे। इन इंडिविजुअल्स में से जो 837 मेंबर्स हैं उनके अंदर जो है वेरी डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स शो हुए। जैसे कौन कौन से, जैसे फ्लावर की साइज, बाकी सब में तो फ्लावर की साइज अलग थी, इनके अंदर फ्लावर की साइज अलग आ रही है। इनके अंदर जो है फ्लावर की साइज अलग आ रही है, शेप, फ्लावर की शेप भी अलग है, ठीक है। एंड अरेंजमेंट ऑफ बर्ड्स, जो प्लांट के अंदर बर्ड्स पाई जा रही है उनका अरेंजमेंट भी अलग है। साइज ऑफ सीड्स का जो साइज है वो भी अलग है। ऐसे कुछ कैरेक्टर्स क्या हो गए, इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट पैदा हो गए, ठीक है। तो ये क्या शो कर रहा है, म्यूटेशन को शो कर रहा है कि इनके अंदर क्या आ गया, म्यूटेशन आ गया, जिससे क्या हुआ कि ये जो फ्लावर की साइज है, फ्लावर की शेप है, अरेंजमेंट ऑफ बर्ड्स है और सीड का साइज है, ये क्या हो गए, चेंज हो गए। और ये जो है प्लांट, इनको अपन क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी और एलिमेंट्री स्पीसीज बोल देते हैं। ये जो डिफरेंट प्लांट्स हमें मिले हैं इनको अपन क्या बोल देते हैं, प्राइमरी और एलिमेंट्री स्पीसीज। प्राइमरी और एलिमेंट्री स्पीसीज क्यों बोला, क्योंकि ये नई स्पीसीज जो ओरिजिनेट हो रही है उसके जो पहले इंडिविजुअल्स हैं वो कौन है, वो ये हैं 837 इंडिविजुअल्स हैं। पहली स्पीसीज जो नई ओरिजिनेट हुई है उसके नए इंडिविजुअल्स हैं, और ये क्योंकि पहली बार ऑब्जर्व किए गए हैं इसलिए इनको क्या बोल दिया, प्राइमरी और एलिमेंट्री स्पीसीज बोल दिया कि नई स्पीसीज के ओरिजिन का संकेत है, ठीक है। इसके बाद जब इनमें आगे पोलिनेशन होता जाएगा, सेल्फ पोलिनेशन, तो ये अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा देंगे और पूरी की पूरी एक स्पीसीज नई तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशंस मिले इनको। इसके बाद कुछ फ्यू प्लांट्स थे जो सेकेंड जनरेशन थी, उसके अंदर भी मोर डिफरेंट पैदा हुए। इसके बाद फाइनली एक न्यू टाइप जो कि बहुत ज्यादा ओरिजिनल टाइप से लॉन्गर था, बहुत ज्यादा लॉन्गर था। ओरिजिनल टाइप जो है उससे बहुत ज्यादा लॉन्गर था, उस टाइप का एक नया ही टाइप पैदा हुआ। ये इन्होंने एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी प्रपोज की, ठीक है। क्रोमोसोमल चेंजेस जो है उनको न्यूमेरिकल वे में देखा, जैसे कि क्रोमोसोम नंबर जो है कितने हैं, 16, 20, 22, 24 और 28, ये जो क्रोमोसोम है, ठीक है, एंड अप टू 30। क्रोमोसोमल जो मेंबर्स है, क्रोमोसोम नंबर्स जो है 16 नंबर, 20 नंबर, 22 नंबर, 24 नंबर और 28 नंबर, इन
जो क्रोमोसोम है इनके अंदर क्या हुए चेंजेस हुए हैं। न्यूमेरिकल क्रोमोसोम चेंजेस को देखा इन्होंने, ऑब्जर्व किया और क्या पाया कि 16 नंबर के क्रोमोसोम में, 20 नंबर के क्रोमोसोम में, 22 नंबर के क्रोमोसोम में, 24 नंबर के में और 28 नंबर के क्रोमोसोम में क्या हुए चेंजेस हुए, और 30 नंबर वाले में, 30 नंबर वाले में भी। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या दिखाते हैं, 30 क्रोमोसोम नंबर को दिखाते हैं। जब नॉर्मल डिप्लॉयड मेंबर को हम देखते हैं तो उसके अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर है वो कितना है, 14। नॉर्मल डिप्लॉयड नंबर में देखें तो उसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है, 14, और यहां पर नंबर कितने दिख रहे हैं, 30। ये क्या बता रहा है कि इस जो ऑर्गेनिज्म है इसके अंदर क्या हुआ, डिफरेंट टाइप के म्यूटेशंस आने से या एन्यूप्लॉइडी होने से, एलोप्लॉइडी होने से क्या हो रहा है कि ये नई स्पीसीज का ओरिजिन हो रहा है। ठीक है, इसके बाद कंक्लूजन, क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं हम इस ऑब्जर्वेशन से, क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इससे हम ये कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं कि इवोल्यूशन जो है एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस नहीं है। ये कैसी प्रोसेस है, डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ये डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। अगर ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होती तो लगातार हर एक पीढ़ी में 837 ऑर्गेनिज्म हमें मिलते नए टाइप के, पर हर एक जनरेशन के अंदर 837 ना मिल करके हमें कितने मिल रहे हैं, अलग अलग टाइप के वेरिएशंस मिल रहे हैं। ठीक है, तो म्यूटेंट्स जो है वो क्या होते हैं, सडन इनहेरिटेबल चेंजेस होते हैं म्यूटेशंस। इसके बाद म्यूटेशंस जो है, म्यूटेशंस होते क्या है, तो सडन इनहेरिटेबल चेंजेस होते हैं, वो इनके कारण क्या होती है, इवोल्यूशन अकर होता है। डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है और अकर किससे हो रहा है, म्यूटेशंस से। ठीक है, उसके बाद जो इंडिविजुअल्स है जिनके अंदर अपन म्यूटेशन देख रहे हैं उनको अपन क्या बोल देते हैं, म्यूटेंट्स। उनको अपन क्या बोल देते हैं, म्यूटेंट्स। इसके बीच में जो लार्ज डिफरेंसेस पाए जा रहे हैं, नॉर्मल से लार्ज डिफरेंसेस पाए जा रहे हैं, बट कुछ जो होते हैं वो इनको कनेक्ट करते हैं, उनको क्या बोल देते हैं, इंटरमीडिएट फॉर्म्स। जैसे एक तो बन गई स्पीसीज पूरी की पूरी ये वाली स्पीसीज ए। ठीक है, इस स्पीसीज ए से म्यूटेशन के कारण स्पीसीज बन गई अपनी बी। ठीक है, इन दोनों स्पीसीज के ओरिजिन के बीच में कुछ इंडिविजुअल्स जो है वो पाए जा रहे थे, जो क्या कर रहे हैं, इसको और इसको आपस में इंटरकनेक्ट करने का काम कर रहे हैं। इस वाली फॉर्म को, ये जो फॉर्म्स पाई जा रही है, इन फॉर्म्स को क्या बोल देते हैं, इंटरमीडिएट फॉर्म्स। इंटरमीडिएट फॉर्म्स। ठीक है, ठीक है, ये तो हो गया अपना इंटरमीडिएट फॉर्म या म्यूटेशंस की बात कर ली। उसके बाद अपन बात करते हैं किसकी, अपना अगला टॉपिक जो है वो दूसरा जो हमने कंक्लूजन निकाला उसकी बात करते हैं। दूसरा कंक्लूजन क्या निकला हमारा, दूसरा कंक्लूजन निकला कि एक स्पीसीज जो है, एलिमेंट्री स्पीसीज जो है, प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर टू इंक्रीज चांस ऑफ सिलेक्शन बाय नेचर। जो एलिमेंट्री स्पीसीज जो है वो क्या होनी चाहिए, लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होनी चाहिए। अगर लार्ज नंबर में प्रोड्यूस नहीं होती है, उसके जो इंडिविजुअल्स हैं वो अगर कम नंबर में है तो उसके चांस कम बनते हैं कि वो नेचर द्वारा क्या कर ली जाए, सेलेक्ट कर ली जाए, उसका नेचर द्वारा सिलेक्शन किया जाए, इसके चांसेस हो जाते हैं कम। इसलिए जो प्रोड्यूस्ड स्पीसीज है, एलिमेंट्री स्पीसीज जो सबसे पहले बनी थी हमारी, उसका नंबर जो है वो होना चाहिए लार्ज। जितना ज़्यादा लार्ज नंबर होगा उतना ज़्यादा नेचर के द्वारा सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी और उतना ज़्यादा उसकी सक्सेस रेट होगी। ठीक है, जो म्यूटेशंस होते हैं आर रिक्यूरिंग। ठीक है, सो दैट द सेम म्यूटेंट अपीयर अगेन एंड अगेन।
जो म्यूटेशंस होते हैं वो कैसे होते हैं, बार बार आने वाली प्रोसेस होती है, जिससे क्या होगा कि म्यूटेंट्स जो हैं वो बार बार अपीयर होते चले जाएंगे, अगेन एंड अगेन अपीयर होते चले जाते हैं। ये जो बार बार अपीयर होने की जो प्रोबेबिलिटी है, ये क्या करती है, चांस ऑफ सिलेक्शन बाय नेचर को बढ़ा देती है, नेचुरल सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ा देती है। जो बार बार म्यूटेंट्स आने की, बार बार म्यूटेंट्स के अपीयर होने की जो प्रोसेस है, इससे जो है चांस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बढ़ जाते हैं। इसके बाद अपन अगर बात करें ठीक है, इसके बाद अपन अगर बात करें फोर्थ अजम्पशन की, फोर्थ अजम्पशन हमें क्या मिल रहा है, तो म्यूटेशंस जो होते हैं ना वो एक डायरेक्शन में अकर नहीं होते, यूनी डायरेक्शनल नहीं होते, ये कैसे होते हैं, मल्टी डायरेक्शनल है, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऑल डायरेक्शंस में अपीयर होते हैं, जिससे क्या होगा कि कोई भी फंक्शन जो है, कोई भी करेक्टर है, उसका या तो गेनिंग हो सकती है, कोई भी करेक्टर की या तो गेनिंग हो सकती है या क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है, गेनिंग भी हो सकती है और लॉस भी हो सकता है। किसके कारण, म्यूटेशन के कारण, क्योंकि म्यूटेशन एक डायरेक्शन में नहीं होता, ऐसा नहीं है कि ये वाला करेक्टर ही डिसअपीयर होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी करेक्टर डिसअपीयर हो सकता है, कोई भी करेक्टर अपीयर हो सकता है, किसी भी नए करेक्टर की गेनिंग भी हो सकती है और पुराने करेक्टर का लॉस भी हो सकता है। तो ये क्या है, ये मल्टी डायरेक्शनल है, ऑल डायरेक्शनल में जा रहा है म्यूटेशन, तो इसलिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के करेक्टर्स को कॉज करता है। जो म्यूटेबिलिटी है हर एक ऑर्गेनिज्म में क्या होगी, डिफरेंट होगी, हर एक ऑर्गेनिज्म में जो है उसका जो म्यूटेबिलिटी है, म्यूटेशन करने की जो प्रोबेबिलिटी है या एबिलिटी है म्यूटेशन करने की, हर एक ऑर्गेनिज्म की क्या है, अलग अलग है, फंडामेंटली डिफरेंट होती है फ्रॉम फ्लक्चुएशंस। फ्लक्चुएशंस से फंडामेंटली जो म्यूटेबिलिटी है वो क्या है, डिफरेंट है, क्योंकि ये जो है म्यूटेबिलिटी वो क्या होते हैं, फ्लक्चुएशंस क्या होते हैं, स्मॉल एंड डायरेक्शनल चेंजेस होते हैं, एक डायरेक्शन में चलने वाली चीज होती है, फ्लक्चुएशंस स्मॉल होते हैं और एक डायरेक्शन में चलने वाली चीज होती है फ्लक्चुएशंस। बट म्यूटेशंस क्या है, ऑल डायरेक्शंस में चलते हैं, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, किसी भी करेक्टर की गेनिंग हो सकती है, किसी का भी लॉस हो सकता है। इसीलिए जो म्यूटेशंस है या म्यूटेबिलिटी है वो फंडामेंटली क्या है, फ्लक्चुएशंस से डिफरेंट है। सो अकॉर्डिंग टू म्यूटेशन थ्योरी, म्यूटेशन की थ्योरी के अकॉर्डिंग इवोल्यूशन इज ए डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, डिसकंटिन्यूअस और जर्की प्रोसेस, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस नहीं है, ये कैसी प्रोसेस है, एक जर्की और डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, इन विच देयर इज ए जंप फ्रॉम वन स्पीसीज टू अनदर सो दैट न्यू स्पीसीज अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग स्पीसीज इन ए सिंगल जनरेशन। ये क्या बताती है, जैसा कि हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि जो है स्पीसीज में धीरे धीरे कोई भी चेंजेस आते जाते हैं, उनका एक्यूमुलेशन होता जाता है और उससे नई स्पीसीज का ओरिजिन होता है, बाद में होता है। बट यहाँ पे म्यूटेशन कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक सडन चेंज होता है, जो कि इवोल्यूशन जो है वो एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक जर्की प्रोसेस है कि सीधे सीधे एक स्पीसीज आगे बढ़ती चली जा रही थी, ठीक है, इसी के बीच में एक जर्क लगा और नई स्पीसीज का ओरिजिन हो गया, नई स्पीसीज का ओरिजिन हो गया, इसके अंदर एक म्यूटेशन हुआ और एक नई स्पीसीज अराइज हो गई। तो एक स्पीसीज जो है ओनली एक सिंगल जनरेशन में भी अराइज हो सकती है। इस वाली प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, मैक्रोजेनेसिस और सोल्टेशन। मैक्रोजेनेसिस या इसको एक नाम और देते हैं क्या, सोल्टेशन, ठीक है। इस वाली प्रोसेस को जिसमें क्या कर रहे हैं हम, एक ही जनरेशन में एक स्पीसीज से नई स्पीसीज का ओरिजिन कर रहे हैं, इस वाली प्रोसेस को अपन क्या बोल देते हैं, मैक्रोजेनेसिस या सोल्टेशन, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि जो ग्रेजुअल चेंजेस के कारण, लेमार्क ने जो कहा था, डार्विन ने जो कहा था कि लेमार्किज्म और डार्विनिज्म के अकॉर्डिंग तो क्या हो रहा था कि हर एक ऑर्गेनिज्म जो है एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज का ओरिजिन जो है वो कैसे हो रहा था, ग्रेजुअल चेंजेस के रिजल्टिंग हो रहा था।
लगातार एक स्पीसीज में ग्रेजुअल चेंजेस होते चले गए और इससे क्या हुआ, एक नई स्पीसीज ही ओरिजिनेट हो गई। ठीक है, बट यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि नहीं, कोई ग्रेजुअल चेंजेस नहीं होते, ये एक डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, होए तो लगातार भी हो जाए, नहीं होए तो ना भी होए, एक ही जनरेशन में हो जाए, या क्या पता, मतलब लगातार ये ग्रेजुअल प्रोसेस से भी हो सकती है। और वैसे इसने कहा कि नॉट ए ग्रेजुअल प्रोसेस, ग्रेजुअल प्रोसेस नहीं है, ये कैसी होती है, एक जर्क प्रोसेस होती है, रिजल्टेशन होता है, मैक्रोजेनेसिस होती है, एक ही जनरेशन में, सिंगल जनरेशन में ही एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज का ओरिजिन हो सकता है। तो ये हो गया आज अपना मैक्रोजेनेसिस। या इसके बाद अपन बात करते हैं एविडेंस इन फेवर म्यूटेशन थ्योरी। म्यूटेशन की थ्योरी के फेवर में क्या क्या एविडेंस है, म्यूटेशन की फेवर में क्या क्या एविडेंस है। तो अपीयरेंस ऑफ शॉर्ट लेग्ड शिप वेराइटी, जो शॉर्ट लेग्ड शिप्स हैं उनकी वेराइटी जो है, एक थ्योरी के अकॉर्डिंग एनकोन शिप होती है एक वेराइटी, जो क्या होती है, लॉन्ग लेग वाले वेराइटी होती है। ठीक है, उसके पेरेंट्स से, जो लॉन्ग लेग वाले जो पेरेंट्स हैं उनसे एक शॉर्ट लेग वाली शिप जो है वो डेराइव हुई है। और कैसे डेराइव हुई, ओनली एक सिंगल जनरेशन में, 1791 एडी में। 1791 एडी में एक सिंगल जनरेशन में ही एनकोन शिप से एक शॉर्ट लेग वाली जो है, एनकोन शिप जो है वो शॉर्ट लेग वाली शिप जो है वो लॉन्ग लेग वाले पेरेंट से एक सिंगल जनरेशन में ही डेवलप हो गई। ठीक है, इसको फर्स्ट जो ऑब्जर्व किया था वो कौन थे, रैम, या फर्स्ट जो ऑब्जर्व हुई थी जिसके अंदर, वो थी अपनी मेल शिप, जिसको अपन ने नाम रख दिया क्या, राम। ठीक है, एक अफ्रीकन फार्मर थे, अफ्रीकन फार्मर जिसका नाम क्या था, सेट राइट। उन सेट राइट ने इसको ऑब्जर्व किया था राम के अंदर, जो कि अपनी क्या है, एक मेल शिप 1791 में एक ही जनरेशन में लंबी टांगों वाली शिप से छोटी टांगों वाली शिप का जनरेशन हुआ। ये क्या बताती है, एविडेंस ऑफ म्यूटेशन को बताती है। उसके बाद अपन बात करते हैं अपीयरेंस ऑफ पोल्ड हेयरफोर्ड कैटल। हेयरफोर्ड कैटल एक थी जो हॉर्न्ड वाले जो पेरेंट हैं, जिनके कैटल के जो सींग है वो कैसे पाए जा रहे हैं, मतलब हॉर्न पाए जा रहे हैं उनके ऊपर, वो जो है हेयरफोर्ड कैटल में कन्वर्ट हो गई ओनली एक सिंगल जनरेशन में। हॉर्न वाली जो पेरेंट थे उनसे हमें हेयरफोर्ड कैटल मिल गई, पोल्ड हेयरफोर्ड कैटल मिल गई। ये भी क्या बताता है कि म्यूटेशन एक डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ये कोई ग्रेजुअल प्रोसेस नहीं है। उसके बाद डी व्रीज जो है उसने ऑब्जर्व किया कि मकडोगल जो है एंड शल, इन्होंने जो है मकडोगल, शल और अमेरिका के एक साइंटिस्ट थे, ये अमेरिका के जो साइंटिस्ट थे मकडोगल एंड शल, इन्होंने क्या किया कि एक्सपेरिमेंटली इनको कंफर्म्ड किया कि डी व्रीज ने जो म्यूटेशन की थ्योरी दी है वो बिल्कुल सही है, कि ये जो इवोल्यूशन है अपना, ये कैसा है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस ना होकर के कैसी प्रोसेस है, एक डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होती है। ठीक है, तो ये हो गई अपनी एविडेंस इन फेवर ऑफ म्यूटेशन थ्योरी। इसके बाद अपन अब आगे वाला जो है वो अपन पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर। आज के लिए हम इतना ही देखते हैं, बाकी का देखेंगे हम अगली क्लास।